हेलो एवरीवन, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक लेक्चर अपना। आज हम पढ़ेंगे लोड फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और थोड़ा बहुत देखेंगे पर यूनिट के बारे में। ठीक, देखिए फ्रीक्वेंसी लोड पे डिपेंडेंट है, ये आपको पता है कि नहीं पता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये डिपेंड करती है। कैसे करती है? देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ स्विच ऑन करते हैं, ठीक, तो क्या होता है आपका जो मान लीजिए आपने एसी ऑन किया, ठीक, तो उससे क्या होगा, जो भी आपकी दूर कहीं जनरेटिंग यूनिट है उसके ऊपर लोड बढ़ेगा तो उसका जो रोटर है वो स्लो हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी कैसे ऑब्टेन होती है, वो अल्टीमेटली डिपेंड करती है रोटर की स्पीड क्या है। ठीक, तो अगर रोटर की स्पीड में चेंज आ रहा है तो अल्टीमेटली आपकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कैसे डिपेंडेंस है। अब अगर आप देखो जो मैंने लिखा हुआ है कि कैसे लोड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को, तो PL मान लीजिए आपका लोड है, PL नॉट और QL नॉट जो है वो रियल और रिएक्टिव पावर है। कब? जब आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई किया है। नॉमिनल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज क्या है आपके 220 और 50 हर्ट्ज। ठीक, तो अगर आप एक रिलेशन लिखना चाहो तो रियल पावर के लिए क्या आएगा, V माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट, और उसी तरीके से F माइनस एफ नॉट अपॉन एफ नॉट। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो भी आपके लोड हैं, ठीक, चाहे वो रिएक्टिव पावर लोड हो या रियल पावर लोड हो, दोनों ही आपके डिपेंड किस पे करते हैं, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे। वोल्टेज का तो हम जानते ही हैं कि लोड डिपेंडेंट होता है वोल्टेज। अब आपको ये भी पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो आपके सामने मैं स्क्रीन दिखाता हूँ, देखिए ये अलग अलग डिफ़ाइन की गई हैं चीज़ें कि देखिए यहाँ पे जो KPF और KPV यूज़ किया गया है उनकी वैल्यूज़ यहाँ डिफ़ाइन की गई हैं कि आप मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, उसका पावर फैक्टर 0.8 है, तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। ये एम्पेरिकल वैल्यूज़ हैं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट में इसे उठाया गया है। ये चेंज भी हो सकती हैं डिपेंडिंग आपने क्या यूज़ किया है। तो अलग अलग लोड्स के लिए अलग अलग इनकी वैल्यूज़ हैं। नॉमिनल फ्रीक्वेंसी आपको पता है 50 हर्ट्ज़ है, और F की वैल्यू आप जब यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी अभी चल रही है, तो आप यहाँ से आपका लोड ऑब्टेन कर सकते हैं कि कैसे डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे। तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक था ये दिखाने के लिए कि कैसे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है आपका रियल और रिएक्टिव पावर लोड। अब आते हैं पर यूनिट सिस्टम पे। देखिए पर यूनिट सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप मशीन पढ़ें या फिर पावर सिस्टम पढ़ें। क्या होता है, देखिए पर यूनिट सिस्टम में हम क्यों यूज़ करते हैं, पहली बात तो ये। देखिए पर यूनिट सिस्टम इसलिए यूज़ होता है, देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपका एक पावर सिस्टम है, ठीक, सिंपल सा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपका एक जनरेटर लगा हुआ था, यहाँ पे आपकी एक इस जनरेटर की और यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक, इसका रिएक्टेंस X है, ये जनरेटर का और लाइन का रिएक्टेंस है। तो आप देखिए ये जो X की वैल्यू है ये इन टर्म्स ऑफ ओम होगी, ठीक। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने कोई ट्रांसफार्मर लगाया ही नहीं है। अब एक चीज़ आपको और पता है कि हम जो पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हम 3 फेज सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल फेज सिस्टम में, सिंगल लाइन डायग्राम जिसे आप बोलते हो, ठीक। तो उसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम कैसे ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करें। तो देखिए मान लीजिए मैंने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, इसका EMF E था, यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया और ये लाइन का रिएक्टेंस था, और ये लाइन जो है आपके लोड से कनेक्टेड है, ठीक। इसका रिएक्टेंस कुछ X था और इसका रिएक्टेंस कुछ XT था। तो देखिए आपको ये चीज़ पता है कि ट्रांसफार्मर रेशियो होता है N1:N2। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से ही प्राइमरी साइड का और सेकेंडरी साइड का
ये रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आप प्राइमरी साइड में हैं तो ये एक्स टी वन होगा, अगर आप सेकेंडरी साइड में हैं तो ये एक्स टी टू होगा। ठीक, हो सकता है यहाँ पे भी कोई ट्रांसफार्मर लगा हो। तो देखिए क्या होगा, जब भी आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे और कोई भी एनालिसिस करने जाएंगे तो आपके सामने एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि हम कितनी चीज़ों को शिफ्ट करते रहें। मतलब प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में ही हम रह जाएंगे कि प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस है और सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या बोला गया कि पर यूनिट सिस्टम हम लेके आते हैं। पर यूनिट सिस्टम में क्या होता है, पर यूनिट सिस्टम में आपका ये जो रिएक्टेंस है एक्स टी, ये पर यूनिट में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों साइड का जो रिएक्टेंस है ये इक्वल हो जाता है। मतलब आपका जो भी एक्स टी वन और एक्स टी टू इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक, तो आपको इससे किस चीज़ से फुर्सत मिल गई कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में बार बार चेंज करने से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए पर्पस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ लेना इसको। अब जब भी आप पर यूनिट सिस्टम में जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज़ से डील करना पड़ता है, वो होता है आपकी बेस क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी क्या है, देखिए अगर आप पावर की बात करो तो P इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर बाई जेड। ठीक, तो जब भी कोई मशीन, अगर आप मान लीजिए आपको कोई जनरेटर गिवन है तो उस जनरेटर का आपको क्या क्या दिया होता है, एक तो वोल्टेज दिया होगा, एक आपको MVA दिया होगा। ठीक, तो ये इनकी रेटिंग्स होती हैं। इन्हीं रेटिंग्स को हम क्या बोलते हैं और क्या ले लेते हैं, इसको हम एज अ बेस ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब भी हमें पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो हम इन बेस क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं। अब आप देखो पर यूनिट जो होता है, ये जो होता है ये होता है आपका गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई बेस। ठीक, तो ये पर यूनिट की डेफिनेशन है कि कितना आपको गिवन है। मान लीजिए ये z आपको गिवन था, तो z आपको जो भी x है या z है उसको आपको z बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, z पर यूनिट। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि हम पर यूनिट सिस्टम में कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे एक पर यूनिट। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको एक जनरेटर गिवन है, वो जनरेटर जो है वो 11 kV पे काम करता है। ठीक, उसका बेस MVA जो है वो 50 MVA है। ठीक, और इसी जनरेटर का आपको रिएक्टेंस कितना दिया गया है, वो दिया गया है 20 ओम। ठीक, ये आपकी जो है ये रिएक्टेंस की वैल्यू है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि इस रिएक्टेंस को ओम में ना यूज़ करके आपको पर यूनिट में लाना है। तो सबसे पहले आपको बेस क्वांटिटी सेलेक्ट करनी होगी। अब मैंने आपको बताया है कि बेस हम किसको लेते हैं, जो भी आपको रेटेड चीज़ें हैं। मतलब हम 11 kV को बेस लेंगे और 50 MVA को बेस लेंगे। यहाँ से हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, P इक्वल्स टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई जेड। ठीक, तो अगर पावर बेस में आपने ली है, वोल्टेज बेस में लिया है, तो आपको Z भी बेस ही ऑब्टेन होगा। तो यहाँ से आप Z बेस निकाल सकते हो। वो कितना आ जाएगा आपका, बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाई बेस पावर। ठीक, ये पावर यहाँ पे kV MVA में हो सकती है या मेगावाट में भी हो सकती है, आप जो चाहो यूज़ कर लेना। ठीक, तो बेस वोल्टेज आपको गिवन है 11 kV
बेस पावर आपको गिवन है 50 MVA। ठीक, तो आप वहाँ से क्या निकाल लोगे, बेस रिएक्टेंस। तो अब आपको पर यूनिट वैल्यू आपको निकालनी है। तो पर यूनिट के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस 20 को जो कि ओम में है, इसको डिवाइड कर देना है आपको Z बेस से। तो जो भी आता है वो आपका पर यूनिट में आ जाएगा। तो सिंपल सा है, कैसे पर यूनिट निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, आप चाहो तो उसे पढ़ लेना कि Z बेस कैसे निकालते हैं, V² डिवाइड बाई S बेस। ठीक, 3 फेज सिस्टम के लिए चेंज हो जाएगा, √3 इन सब का वैल्यू आ जाएगी। आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि आपको पता है कि 3 फेज में S जो होता है वो √3 टाइम्स V बेस I बेस के होता है। तो ऐसे करके आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। आप चाहो तो बेस करंट निकाल लो, आप चाहो तो Z बेस मैंने आपको निकाल के दिखाई दिया। ठीक, आप चाहो तो Y बेस में निकाल सकते हो। और फिर जब भी आपको कुछ भी पर यूनिट में निकालना हो तो सिंपली गिवन क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपको पर यूनिट क्वांटिटी मिल जाएगी। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।